बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और आज टीम इंकशाफ मौजूद है कराची के इलाके सफूरा गोट में, और जिस बहुत ही अफसोसनाक वाक़े को कवर करने आए हैं वो जज़लान की हलाकत के बारे में है। जज़लान जो कि यहाँ का एक नौजवान था और कुछ दिन पहले अपने दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए जा रहा था, कंबाइंड स्टडी के लिए जा रहा था एक और दोस्त की तरफ, लेकिन रास्ते में ऐसा क्या हुआ, उससे ऐसी कौन सी ख़ता, ऐसी कौन सी गलती हुई जिसकी उसे ये सज़ा दी गई कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। आइए आपको लेकर चलते हैं जज़लान के घर और जानते हैं कि सारी हक़ाइक़ क्या हैं। सब चीज़ें कवर करेंगे आज के शो में और हम असल हकीकत तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि आखिर सारा माजरा क्या है, क्या ऐसी वजह हुई कि आज जज़लान इस दुनिया में नहीं है। जस्टिस फॉर जज़लान, हर तरफ एक ही सदा है। सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड है जस्टिस फॉर जज़लान। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी कम उम्र तालिब इल्म की हलाकत पर शोर मचा है। पूरी कौम और ख़ास तौर पर कराची वाले हैरान परेशान है कि क्यों हर कुछ अरसे बाद बिगड़े रईज़ादे जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर देते हैं, लेकिन बोसीदा कानून अमीर ज़ादों के सामने बेबस और लाचार नजर आता है। तकरीबन हर ऐसे केस में हर बार इंसाफ ख्वाब बन जाता है। यूं बिगड़े अनासिर का घमंड और तकब्बुर और बढ़ जाता है। अब की बार निशाना बना है जज़लान फैसल, कम उम्र, नरम दिल और सादा तबीयत का मालिक यतीम बच्चा जज़लान फैसल। ये एहतजाज कैसे रुके? 18 साला जज़लान के दादा दादी के आंसू कैसे थमे? बेटे की मौत के बाद जिस पोते को उसकी निशानी समझकर पाला पोसा और जवान किया, वो भी रोता छोड़ गया। ये है वो जल्लाद जिन पर लगा है जज़लान को मारने का इल्जाम। हैरत की बात ये है कि ये लड़के भी कम उम्र हैं, लेकिन जहां दौलत और ताकत के नशे में चूर अमीर वालिदैन कानून को जूते की नोक पर रखते हैं, वहीं उन्होंने अपने बच्चों को भी खुली छुट्टी दे रखी है कि वो जो चाहे करते फिरें। सवाल ये है कि इन बच्चों के हाथों में खिलौनों की जगह असलहा कहां से आया? कैसे मामूली तकरार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं? यह हौलनाक वाकया एक बार फिर कानून और इंसाफ के अलमबरदारों का इम्तहान है। इस वक्त मेरे साथ जज़लान की फैमिली मौजूद हैं, उनके दादा दादी और करीबी अजीज जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साबिर साहब, आप कब से यहाँ मुकीम हैं? 1996 से अब यहाँ मुक़ीम हैं। 1996 से। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे। सबसे बड़ा बेटा जिसका ये आप जो उसका इंतकाल हो गया था जवानी में। ठीक है, जो जज़लान के वालिद, जिसका जज़लान के वालिद। बाकी 3 बेटे और हैं, वो यहाँ बाहर हैं। एक बाहर होते हैं। जज़लान के जब वालिद का इंतकाल हुआ उसके बाद आप लोगों ने परवरिश की उनकी? जी हाँ, हमारे पास उसकी निगहदाश्त की जिम्मेदारी हम दोनों पर है। और जज़लान कितनी एज थी उनकी जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ? जज़लान की उम्र उस वक्त 8 साल की थी। तो उनके वालिद किसी हादसे में इंतकाल हुआ था क्या? जी हाँ, कि नागानी हादसा कह लीजिए उसमें हो गया था। क्योंकि मैं इसलिए हादसे के बारे में जानना चाह रहा हूँ बिकॉज आपके पोते भी हादसे में ही चले गए और आपका दोनों आपके बेटों की तरह थे। बिल्कुल ऐसे ही है। 10 बरस पहले वफात पाने वाला जज़लान का बाप एक स्कूल में म्यूजिक टीचर था। वो बिनाई से महरूम था, लेकिन एक बाहिम्मत और मखलूक खुदा से मोहब्बत करने वाला इंसान था। जज़लान का मिजाज भी हूबहू अपने बाप जैसा था, लेकिन ये बात तो दादा दादी के वहमो गुमान में भी न थी कि बेटे के 10 बरस बाद पोता भी सबको रोता छोड़ के चला जाएगा। मुझे बताइएगा कि जब जज़लान 8 साल की उम्र में आपके घर आया, आपके पास रहना शुरू हुआ, तो उससे पहले भी आप लोगों के साथ ही रह रहा था या उसके बाद? हमारे साथ रह रहा था, यानी आज तक वो इंतकाल से पहले तक हमारे पास ही रहा। और जज़लान के और बहन भाई थे? जी, और बहन भाई, एक बहन है और एक छोटा भाई है। तीनों की परवरिश की जिम्मेदारी, निगहदाश्त की जिम्मेदारी। वो जज़लान से छोटे हैं? एक बहन बड़ी है जिसकी शादी हो गई माशाल्लाह, वो बाहर है। आपने 8 साल की उम्र में जज़लान की परवरिश शुरू की, तो कैसे बच्चे थे वो? क्या तंग करते थे, शरारती थे, कहना मानते थे? जिस उम्र का वो था उस वक्त के बच्चे करते हैं शरारत, लेकिन वो इतनी शरारत ख़तरनाक किस्म की नहीं करता था। शरारतें बस ऐसे ही खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इस तरह की थी। परवरिश करने वाला अल्लाह ताला है। हमें अल्लाह ताला ने बस ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि हम उनको देखें।
उनकी तालीम का, जैसे पढ़ाई का वक्त मुकर्रर करना, उनके खाने पीने का, खेलने कूदने का, कहीं किसी गलत सोहबत में तो नहीं बैठ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, उस पर टोकना जो एक बड़ों का काम होता है वो हम दोनों करते थे कि किसी तरह से कोई आज का माहौल बाहर बच्चे निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो हम जब तक बच्चे बाहर रहते थे बहुत परेशान रहते थे, तो हमने एक हद कह दिया था कि ये तुम्हारी हद है, इससे आगे मत बढ़ना और हमें कोई परेशानी ना देखना पड़े। वो बहुत समझदार बच्चे थे, उन्होंने कभी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया। जजलान हरगिज झगड़ालू तबीयत का मालिक नहीं था, तो फिर उस रात झगड़े का बहाना करके क्यों उसे उतारा गया मौत के घाट? इस कदर जुल्म बर्बरियत किस लिए? तभी तो हर तरफ है जस्टिस फॉर जजलान की आवाज, तभी तो शहर भर में जारी है एहतजाज। इतना मासूम बच्चा था ना वो, ये बेटा इतना मासूम बच्चा था, इतना मासूम, जब मेरी बच्ची का क्लास फेलो है, बच्चियों की तरह से वो था हमारे साथ। वो तो आगे दादी पाल रही थी उनको, इसका छोटा सा भाई है, दादी का ये था कि ये बड़ा होगा तो भाई को संभालेगा। वो कहते थे हम बूढ़े हो गए हैं, यही हमारा बनेगा रास्ता, यही हमारा सहारा बनेगा आगे। पढ़ाई में भी अच्छा था और तमीज़ का कभी कोई ऐसा नहीं कि बदतमीज़ी या कुछ, स्कूल के फड्डों में भी किसी में भी नहीं, सब में सबके साथ सही अच्छा रहता था। हमें ये पूछना है कि हमारे भाई का कसूर क्या था? क्या उसने एक बच्चे को सही चीज़ बता के गलत किया? क्या उसको गोली मार देनी चाहिए थी? एक सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई आप हमारे आगे आओगे, हमारे आगे गिरोगे, आप बच्चे हो, आपको चोट लगेगी, आपकी जान का ख़तरा हो सकता है, तो आप ये नहीं करो, तो इतने में आप क्या किसी को मार दोगे क्या? ये कहाँ का इंसाफ है? क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि हमारा भाई ने हमारे क्या गलत किया था? ये जो बच्चा था जसलान मेरा भाई था और इसके साथ जो कुछ हुआ है इसके लिए हम इंसाफ के लिए यहाँ खड़े हैं। आज 4 दिन हो चुके हैं, इसी तरीके से इसके वालिद के साथ भी हुआ था आज से 10 साल पहले। उस टाइम भी हमें कोई इंसाफ नहीं मिला था और फिर ये यतीम बच्चे के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं कि आज हमें इधर इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, ये गरीबों को इंसाफ दिलवाया जाए। वक्त के जो हुक्मरान हैं उनसे हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिलवाए, खुदारा इस यतीम बच्चे पर रहम करे। हम ये चाहते हैं कि जजलान को जस्टिस मिले और इरफान को जितना जल्द अज जल्द बिहाइंड द बार्स किया जाए। और जजलान की सिर्फ अकेली आवाज़ नहीं है, अब जजलान के साथ पूरी यूथ है और इंशाल्लाह जजलान को जस्टिस मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो जजलान थे गुस्से वाले थे या? बहुत ज़्यादा तहम्मुल वाला था। आपस में जब आप बैठते थे एक दूसरे से तो झड़पें होती रहती थी, छोटा भाई के साथ इसके, लेकिन ऐसी कोई वो नहीं थी कि ख़तरनाक बात हो कि हम समझें कि वो गुस्से में कोई ख़तरनाक कदम उठा बैठेंगे। इस तरह के बच्चे नहीं थे। ऐसे नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं उनके गली मोहल्लों से शिकायत आती है कि भाई बाकी बच्चों को बुली करते हैं या बाकी नौजवान से लड़ाई वगैरह कर लेते हैं। ऐसा कोई भी कभी शिकायत नहीं? बिल्कुल कभी कोई शिकायत नहीं। कभी कहीं लड़ाई होती थी, एक ट्रेंड है बच्चे जाके खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, वो जाके देखता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, बस लड़ाई हो रही है तो अंदर आके बैठ जाते हैं। और आपकी तरफ से क्या सख्ती होती थी? करीब किसके थे? दादा के ज़्यादा करीब थे, दादी के ज़्यादा करीब? दोनों के करीब थे और दादा से दोस्ती थी बहुत थी। अच्छा। उनके साथ हर तरह की बात होती थी, बैठते थे उठते थे, उनको हर तरह का जैसे एक वो होता है फैसिलिटीज वही देती थोड़ी सी। हाँ, आप ज़्यादा सख्ती करती थी, वो नरम थे। अच्छा, तो जब पढ़ाई में नॉर्मल थी तो पढ़ाई में कौन ज़्यादा सख्ती करता था? आप करती थी या ये करते थे? इनका तरीका अलग था, मेरा अलग था। तरीका क्या? हाँ, मैं ज़रा सख्ती करती थी कि देखो ये मुझे एक सबसे पहले नमाज का होता था कि तुम लोग देखो सब कुछ करो, नमाज ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा धक्का स्टार्ट थे, फिर उसके लिए कहना पड़ता था कि तुम थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। वो बैठ जाते थे पढ़ने में। ये कि जैसे कि होता है ना चांद रात की पढ़ाई जो होती है, कल पेपर है तो हाँ आज बैठ के पढ़ रहे हैं, वो है वो। बस मैं कहती थी कि नहीं पढ़ते रहो। और इनका था कि
आओ मुझे बताओ क्या है क्या नहीं, क्योंकि इन्होंने जो सब्जेक्ट उसको दिलाए थे वो वही थे बीकॉम के जो इन्होंने लिए हुए थे। तो कहते थे आओ बैठो, तो तरीका दोस्तों वाला था इनका। दादा दादी जजलान की किस किस याद को भुलाएं। अभी 2 माह कबल ही उन्होंने जजलान की धूमधाम से 18वीं सालगिरह मनाई थी और फिर उसका शनाख्ती कार्ड भी बनवाया था, लेकिन बैठे बिठाए जो कयामत टूटी वो सारी खुशियां बहा कर ले गई। जजलान के रूम में पड़े सामान से क्या हकाइक सामने आए। दोस्तों के साथ इम्तहानात की तैयारी के लिए जाने वाला तालिब इल्म कैसे खूनखार भेड़ियों का शिकार हो गया। क्या सिर्फ बाइक पर करतब दिखाने से रोकना जजलान का जुर्म बन गया। और इसके अलावा मुल्जिमान के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। इस वक्त मैं आपको जजलान के रूम में लेके जा रहा हूँ। ये यहाँ होते थे जजलान? जी जजलान यहाँ होते थे। और यहाँ उनके भाई भी उनके साथ होते थे? दोनों भाई उनके साथ होते थे। और पढ़ाई वगैरह वो यहीं करते थे? जब दोस्त वगैरह पढ़ने के लिए आते तो इसी कमरे में होते थे? हाँ, उसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि हम जो भाई बाहर गए हुए ना चाचू, यहीं पढ़ते थे वो, तो उनके कमरे में भेजते थे, वरना यहीं पढ़ते थे। उनकी एजुकेशन सारी इस कमरे में हर तरफ जजलान की यादें बिखरी हुई हैं। स्टडी के साथ साथ जजलान को गिटार बजाने का भी बेहद शौक था। ये गिटार उनका है? ये गिटार है। ये मौसीकी से उनसे थोड़ा लगाव था। उनके वालिद भी म्यूजिकल टीचर थे, म्यूजिशियन थे। अच्छा अच्छा। ये उनकी तस्वीर है वालिद की। प्रोफेसर साहब थे, वो उनको म्यूजिक का शौक था। उसी तरह से उनमें भी मुंतकिल हुआ, तो ये शौक था। अच्छा, आपको म्यूजिक का शौक था और वो पोते में भी आया। दोस्तों के साथ जजलान की इन तस्वीर और इन वीडियोस में उसकी जिंदगी के कई रूप देखे जा सकते हैं, लेकिन हर रूप में वो मोहब्बत जताता और मुस्कुराता नजर आता है। वो हरगिज झगड़ालू तबीयत का ना था। ये एक तरह का मैं आपको इंस्पिरेशन दे दूं कि जो फ़नून लतीफ़ा से जिनका ताल्लुक़ होता है वो तशद्दुद पसंद नहीं होता। ये देखिए, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं जिनका फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ होने का मतलब ये है कि जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, जो कि तख्लीकी सलाहियतें जिनके अंदर होती हैं, वो पुरतशद्दुद नहीं होते, वो तशद्दुद को पसंद नहीं करते, बल्कि वो अपनी बात को अपने फ़न के ज़रिए आगे पहुंचाते हैं, ना कि तशद्दुद के ज़रिए। और ये देखें, उनका कीबोर्ड भी यहाँ पे रखा हुआ है, पियानो भी पड़ा हुआ है। उनके वालिद का है। ये उनके वालिद का है, तो ये भी प्ले करते थे? ये भी करते थे, ये भी करते थे। और अच्छा अच्छा म्यूज़िक कौन बजाता था? जजलान बजाते थे या छोटा भाई सीख रहा था? अभी चूँकि पढ़ रहे थे ना, तो हमने सिर्फ उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, तो चूँकि पढ़ाई उनकी रहती थी, इस वजह से। गाने का शौक़ किसको था? वो खुद भी गाते थे, जजलान गाते, लेकिन इतने शर्मीले थे वो। कभी एक महफिल थी गाने की, हमारे किसी की शादी थी अजीज़ की, तो उसमें हमने कहा कि तुम गाओ, तो शर्म से उनका सर ही नहीं उठ रहा था। इतने शर्मिला, बहुत शर्मिला। खुशियों भरे लम्हात याद आते हैं तो आंखें भी साथ में भीग जाती हैं। दादा दादी को किसी पल करार नहीं। इससे आइडिया हो रहा है कि क्या गुजरी इस फैमिली पे। इसी कमरे में ये गिटार बजता होगा, इसकी मौसीकी यहाँ पे गूंजती होगी, ये पियानो यहाँ पे रखा हुआ है। ये उनके वालिद की तस्वीर भी आपको ऊपर नज़र आ रही है यहाँ पर। तो वो स्पीकर लगा के और अपने गाने सुनते थे। मतलब कोई ऐसी नहीं थी कि शिद्दत पसंद किस्म की बातें नहीं थी, ऐसी बातें थी कि गाने सुन रहे हैं, पियानो बजा लिया, बातें कर ली, हंसी मजाक कर लिया। अक्सर मैं सुनती थी ना, तो आते तो वो कोई ना कोई वो लगे हुए होते थे हंसी मजाक वाले, उनके प्रोग्राम वो सुनते थे। बस ये था। तो ये मौसीकी से उनको लगाव की ये थी कि वो कभी जैसे फुर्सत होती थी रिक्स होने के लिए, तो चचा ने उनको वहाँ से बाहर से डेक भेजा था, तो वो सुनते थे, उससे बड़ा खुश होते थे अपने पसंद के गाने लगा के। तो उन्होंने कहा कि मुझे सीखना है म्यूज़िक या मुझे कोई चीज़ करनी है? हाँ, वो करते थे। कभी मैं कहता था
कि यार इतनी तेज़ बजा रहा है, तो मेरे से बहुत फिर तो हल्के कर आवाज़ तो बजा के हल्के कर, जब आता था फिर तेज़ कर देता था। ये जजलान के कपड़ा, ये भी उसने ईद पे बनवाया था काला। ईद पे कपड़े बनवाए थे बड़े शौक से। मैंने कहा काले कपड़े क्यों बना रहा है, तो सफ़ेद कपड़े बनाते ईद पे। हाँ, किसी और रंग के बनवाओ। हाँ बनवाओ। तो फिर दादी से सिफारिश लाया कि सारे दोस्तों ने ये बनाया कलर, आजकल इन है ना, ये सब बना रहे हैं। और वैसे भी फिर जब वो पहन के आया ना तो हमारी नज़रें लग रही थी इतना हसीन खूबसूरत। उसको मैं देख के कहता था कि इनकी नज़र उतरवा दिया करूँ, इतना प्यारा बच्चा था। तो मैं कहता हूँ कि इसको देख करके नज़र लग जाए, नज़र उतरवा दिया करूँ। किसी भी लिहाज से ऐसा बच्चा मैंने देखा नहीं कभी। फैमिली, टीचर्स और दोस्तों के हर दिल अजीज जजलान पर जो जुल्म और बर्बरियत ढाया गया, उसने सिर्फ कराची में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। मैं अनीला नकवी, हेड ऑफ द हेड ऑफ द प्राइमरी सेक्शन प्लस जब मैं सेकेंडरी को भी हेड कर रही थी तो तब जजलान का मेरे पास जो है वो एडमिशन हुआ था इन क्लास 7 से लेकर मैट्रिक तक मैंने उसको देखा अपने सामने, और मेरी बेटी का वो क्लास फेलो भी था। और मैंने उस बच्चे को देखा, कभी भी मैंने उसको ऐसी बदतमीज़ी, शरारत, और बहुत ही वो जो है ना बहुत ही डिसेंट बच्चा था। और कभी भी उसने एक जो बच्चे शरारतें करते हैं उसमें भी वो शरारत करने के बाद हमेशा बहुत ज़्यादा ऐसी शरारत नहीं करता था कि जिससे कभी उसको पनिशमेंट्स हों या कुछ हो। उसके बाद भी वो डरता था कि भाई देखो मतलब इस ये नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा ब्लंटली कोई इस तरह का हो। और हमने उसको देखा कि जैसे उसका ब्रॉटअप हो रहा था, उसकी दादी और दादा उनको जो है वो लुक आफ्टर करते थे, तो हर इवेंट में उसकी दादी जिस तरह से आती थी और जिस तरह से वो जो है उसकी पार्टिसिपेशन, और दूसरा जो है उनका एक और छोटा भाई भी है जो अभी हमारे पास ही वो पढ़ रहा है, तो उसकी पार्टिसिपेशन जिस पे वो होती थी, मतलब वो उनकी अपनी एज, अपनी किसी चीज़ को वो नहीं करती थी, और वो सिर्फ उन बच्चों की खुशी में वो जो थे ना, उनकी खुशी के लिए वो जिंदा। ये बहुत बड़ा उन लोगों के साथ जो है ना जुल्म हुआ है, इसके लिए ये कहना। और दूसरी बात ये है कि वाकई इसमें तो ये जो अभी बहन मेरी कह रही थी कि वाकई ये तो जंगल बन गया ना। आप किसी के भी बच्चे को 18 साल किसी का पालना आसान नहीं है। 18 साल के बच्चे को आपने गोली मार दी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो दरिंदे हैं ना वो भी दरिंदे हैं, वो बच्चे नहीं हैं। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और हमें और कुछ भी नहीं है। हमें जो मुजरिम इसमें शामिल हैं, जो मुस्तकिल टिकटॉक के ऊपर अपनी गनों के साथ चलती गाड़ियों से फायरिंगें करते हुए वीडियोस डाल रहे हैं, हमारे इदारों को चाहिए इनको गिरफ्त में लें, इनसे असला जब्त करें जितना इन्होंने असला शो किया हुआ है, और जिसको चाहते हैं रोड पे फायरिंग करके मार देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कानून की गिरफ्त में आएंगे और इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। कैसे रुके ये एहतजाज? मुल्जिम हसनैन को समझाना कैसे जजलान और उसके दोस्तों के लिए मुसीबत खड़ी कर गया। मुल्जिम ने भाइयों को कॉल की और फिर कैसे चलती गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। बूढ़े दादा दादी अस्पताल पहुंचे तो देखा कौन सा दर्दनाक मंजर, कौन है असली कसूरवार। मुल्जिमान ने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में किए क्या इंकशाफात, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
मुझे बताएं कि आपकी जजलान से आखिरी मुलाकात क्या हुई? आखिरी मुलाकात में बता रही हूँ कि जैसे हमारे पास ये बच्चे हमारे घर भी आते थे, कंबाइन स्टडी करते थे, तो 2 दिन हमारे पास रहे बच्चे, यहीं पर ही पढ़ा, यहीं से ही भूख लगी तो मैंने कहा खाना घर का तो नहीं, फिर कहेंगे नहीं हम बर्गर वर्गर खा के आते हैं, थोड़ी देर जाते थे घर में ले आते थे या वहीं खा के आ गए, बैठ गए। इस तरह दूसरे दिन उन्होंने कहा कि आज हम जाएंगे अम्मी इनके घर में, जो बच्चा इनके पास था ना उसके घर। तो कौन कौन दोस्त आता था घर पे पढ़ने के लिए? शामिर आता था, एक मुर्तज़ा था, शामिर था, तो ये लोग आते थे। तो इसने कहने लगा आज हम शामिर के घर जाएंगे, आज वहाँ पढ़ेंगे। मैं कहा यहीं पढ़ लो ना, तो कहने लगे नहीं उसकी अम्मी भी पूछेंगी ना, आप भी पूछती हैं कि कहाँ थे क्या था, तो आज हम उनके घर जाएंगे ताकि उन्हें तसल्ली हो कि ये हमारे घर, ये इनके घर था तो आज हमारे घर ये आया है। तो कहने लगे कि आज हम वहाँ जाएंगे, वहाँ हम जाएंगे यूनिवर्सिटी। 9 जून को एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे थे। 9 से। यूं जजलान दोस्तों के साथ इम्तहानात की तैयारी के लिए चला गया और फिर फैमिली को मौसूल हुई एक दिल दहला देने वाली फ़ोन कॉल। मैंने फिर भी फ़ोन किया तो कॉलिंग आ रही थी, जवाब ही नहीं आया, रिंगिंग ही नहीं हो रही। तो मैं कहा अच्छा अब तुम ऐसा करो, तुम फ़ोन करके देखो अलियान से, कहा छोटे भाई से। थोड़ी देर बाद खुद ही एक फ़ोन आया, कहने लगे कि आप अपने अलियान के पास, छोटे वाले के पास अपने किसी बड़े को फ़ोन दे दें। तो वो मेरे बराबर में ही बैठा हुआ था, कहने लगा अम्मी कोई फ़ोन आया है, कह रहे हैं बड़ों को फ़ोन दे दें। फिर मैंने उससे बात की तो कहने लगे कि आप कौन बात करिए? मैं कहा मैं उसकी दादी हूँ। कहने लगे आप फ़ौरन वहाँ आ जाएँ आगा खान। तो मैं कहा क्या हुआ है? कहने लगे आप आ जाइए, वहाँ आ जाएँ। जब ये टेलीफोन जब इनके पास आया तो हमारे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई कि ये क्या हुआ। आप उस वक्त यहीं पे घर पे ही थे जब? मैं घर पे था, हम कहीं किसी अजीज़ के गए थे, वहाँ से हम वापस आए थे। तो उस वक्त हमें ये इत्तला मिली कि आप लोग वहाँ पहुँचे अस्पताल। तो जब किसी को अस्पताल का कहे तो उसको वैसे ही कितना वो सफ़र यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 15 मिनट का 20 मिनट का फासला, वो हमें 20 साल का लगा कि हम किस तरह। जब दादा दादी हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां एक इंतहाई भयानक और दर्दनाक मंजर उनका मुंतज़िर था। 15-20 बच्चे उसी के साथ के यूनिवर्सिटी के ही खड़े हुए थे। तो मैं कहा क्या हुआ क्या हुआ? तो कोई भी नहीं बता रहा। कहेंगे आप अंदर जाइए। मैं कहा ICU में तो नहीं जाने देंगे। कहेंगे आप जाइए, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बस फिर बहुत ज़ाहिर है 2-3 बातें, एक तो बड़े को 2 फ़ोन, फिर वहाँ आ जाए। तो हम लोग जब अंदर गए तो डॉक्टर ने मुझे देख के तो कहा कि आप बाहर जाइए। आरिफ जो उसका चाचू है उसको कहा कि आप आ जाए। फिर उसको उन्होंने शायद कुछ बताया होगा, उसने कहा कि बाहर आके। मैं कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहने कुछ नहीं, बस दुआ करें, क्रिटिकल कंडीशन है, चोट लगी है उसके। ऐसे तो हल्के मामूली बात करके ख़त्म कर रही थी उसने, लेकिन ये कि वो डेथ हो चुकी थी शायद उसकी। फिर जब उसको बाहर लाए थे, जब हमें पता लगा कि क्या हुआ है, तो मैंने इतना एक बच्चा उनमें से था जिसने मुझे बताया ये सब कि हम इस तरह से आ रहे थे। तो एक लड़का जो था वो ज़िगज़ैग। उसने क्या बताया? वो शामिर ने बताया? आपको किसने बताया? शामिर के तो खुद ये सारे स्कल उसका खुला पड़ा था सारा, उसके भी लगी थी गोली। इब्राहिम ने बताया, छोटा जो अच्छा, वहाँ ये था। एक गाड़ी में थे? ये एक गाड़ी। कौन कौन था उसमें? उसमें जजलान ड्राइव कर रहा था, जरगाम बराबर में बैठा था, गाड़ी भी जरगाम की थी और पीछे शामिर था। यह वो गाड़ी जो खून से भरी हुई है। गाड़ी पर गोलियों के निशान वाज़ेह बता रहे हैं कि कैसे खेली गई खून की होली। आखिर मामला इस नहज तक कैसे पहुंचा? कसूर किसका था? सज़ा किसे मिली? जी, उसके बाद जब उसने लोगों को बुला लिया तो उतनी जल्दी लड़के आ गए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। वो बच्चा कह रहा है कि फायरिंग ऐसी थी, ऐसा लग रहा था जंग हो रही है। और उसी में ही पीछे से एक फायर आया। पीछे जो फायरिंग थी डिग्गी पे लगी, एक पेट्रोल की टंकी पे लगी, और एक जो है पीछे जो बच्चा बैठा हुआ था उसका ये हिस्सा फाड़ती हुई आगे जजलान के दिमाग में चली गई, पूरी वहाँ से गुज़र के यहाँ आके रुक गई। तो ये चीज़ जब हुई तो जाहिर है अब उन बच्चों के लिए तो संभालना मुश्किल है। आपको पता है दिमाग में से खून कितना निकलता है, बेतहाशा कह रहे हैं खून निकल रहा था। हम सब परेशान थे कि क्या करें। उस वक्त जो तीनों दोस्त थे वो तीनों जख्मी हुए थे? 2 जख्मी हुए थे। और जो वो तीसरा दोस्त है वो जरगाम? तीसरा है जी हाँ, उसकी तीसरे की कैफियत ये है कि वो
वो सकते के आलम होता है ना, एक ट्रॉमा में चला गया। उसमें चला गया वो उसका जैसे उसको होश आता है, उसके वालिदैन अभी हमारे पास कल भी परसों भी आए थे उसकी कैफियत बताने, क्योंकि बहुत चाहिए था, आपस में बहुत दोस्ती थी इनकी। कोई काम कोई करता था तो बगैर, ये जरगाम की बात, जरगाम और जजलान में बहुत यानी दांत काटी रोटी इस तरह समझ लीजिए। तो वो उसके वालिदैन बता रहे थे कि जब भी उसको होश आता है तो वो कहता है मेरे यार को बचाओ। उसने उसको जिंदा और उसको मुर्दा उससे देख। सबकी बर्दाश्त जवाब दे गई। इस जुल्म बर्बरियत की खबर जैसे ही सामने आई तो जजलान के क्लास फेलोज, टीचर्स, सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ की कई तंजीमें सड़कों पर थीं और सबकी एक ही आवाज़ थी, जस्टिस फॉर जजलान। एहतजाज बढ़ा तो पुलिस पर भी दबाव बढ़ गया। ऐसे में कैसे गिरफ्तार हुए मुल्जिमान? पकड़े गए मुल्जिमान ने ऑन कैमरा दिया कौन सा बयान? गोली किसने चलाई? क्या तफ्तीशी अफसरान और मुल्जिमान के बयान में है तजाद? इस केस में पहली बार टीम इंकशाफ वो हकाइक सामने लाई जो किसी ने नहीं दिखाए। इस केस के मुल्जिमान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पहली बार हम दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। टीम इंकशाफ गडाब सिटी पुलिस स्टेशन पहुंची तो पता चला कि इस केस के दो मुल्जिमान पुलिस की तहवील में हैं। इन दोनों मुल्जिमान ने ऑन कैमरा जिन राजों से पर्दा उठाया वो भी दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले इस केस के तफ्तीशी अफसर गुलबहार की बातें सुनिए और ज़रा तवज्जो से सुनिए। जजलान का कत्ल हुआ, उसमें हमें बड़ा बहुत दुख हुआ कि हम एज ए पब्लिक सर्वेंट, ये बहुत ही एक इंसानियत का कत्ल है और ये दहशतगर्दी है। जितना भी इसको मज़म्मत की जाए वो कम है, क्योंकि वो बेगुनाह बच्चा था, उन्होंने बेगुनाह उस पर गोलियां चला के उसको कत्ल किया है। वाक़या जो है वो जो ऐनी शाहिदीन है, उन्होंने कहा कि एक लड़का जो है वन व्हीलिंग कर रहा था मोटरसाइकिल पे, पठान, जिसका नाम है हसनैन। वो मोटरसाइकिल से कार से टकराते बच गया। तो कार वालों ने उनको रोका कि भाई आप जो है कहीं गिर जाओगे, कार के नीचे आ जाओगे, किसी गाड़ी के नीचे आ जाओगे, आप ये हरकतें नहीं करें। तो उस बच्चे ने उनके साथ मुँहमारी की, तलक कलामी की। वो जाने लगे तो उसने अपने भाइयों को फ़ोन किया, उसके भाई आए। वो जो कार में जा रहे थे उन्होंने अपनी कार रोककर वो जाने वाले बच्चों के ऊपर सीधी फायरिंग, स्ट्रेट फायर कर दिए, जिससे जजलान हलाक हो गया और शामिद ज़ख्मी हुआ। जजलान और उसके दोस्तों पर फायरिंग किसने की? झगड़ा करने वाले हसनैन ने या किसी और ने? फायरिंग उसके भाइयों ने की। उसने फ़ोन करके अपने भाइयों को बुलाया। वन व्हीलिंग हसनैन कर रहा था, जो कि गिरफ्तार है हमारे पास। इसको इरफान और एहसान और उनका एक दोस्त है, उसको इन्होंने बुलाया। इंशाल नाम है उसका। 2 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया है, 3 फरार हैं। हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह जल्द उनको गिरफ़्तार करके कैफ़िर किरदार तक पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह जो है वो कानून की तहवील में होंगे। जो 2 मुल्जिमान पुलिस की तहवील में है, इनमें से एक है मुल्जिम हसनैन। ये वही लड़का है जो मोटरसाइकिल पर करतब दिखा रहा था और उसे जजलान ने ऐसा करने से मना किया था। क्या नाम है? हसनैन। क्या वाक़या हुआ? बस ये लड़कों ने गाली दी थी और आगे मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हुआ वाक़या। तो फायरिंग किसने की? ये बेटे ने जी। क्या नाम है? निशाल। पूरा वाक़या क्या हुआ था? तुम लोग क्या कर रहे थे? मैं दोस्त को हॉस्पिटल से लेकर आ रहा था। लड़के एक दूसरे गाड़ी एक साथ 2 टोचिंग कर रहे थे, एक भगा रहे थे, कोई पीछे कर रहे थे।
फिर मैंने ओवरटेक किया, मैं निकला, उन लोगों ने बोला क्या, मैंने बोला भाई खैरियत इतने और इन्हें मारो। फिर आगे से पीछे से बंदा उतरा, गाली देने लगा, टॉर्चर करने लगा, बोले मैं तुम्हें ये कर दूँगा वो कर दूँगा। फिर इसके बाद मैंने भाई को कॉल की, मैंने बोला ये वो, फिर इसके बाद ये मेरे को और कुछ भी नहीं पता। तो किस किस को कौन कौन आया था वहाँ पर? ये नहीं पता। आप क्या काम करते हैं? मैं पढ़ता हूँ जी। तो फिर आपने क्या वाकया देखा जब हुआ सारा? ये बोल रहे हैं कि एक लड़के ने फायर की, वाइट शलवार कमीज था, के बेटे नहीं पहना हुआ था और निशान नाम है उसका, मलिर कैंट में रहता है। ठीक। और बाकी इरफान और वो कौन है? इरफान मेरा भाई है। एहसान और इरफान भाई है जी। तो क्या बताया अभी, वो कहाँ पर है? मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं खुद इतने यहाँ टाइम से हूँ। तो आप वन व्हीलिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप गाड़ी? वन व्हीलिंग, ये सारे इन लोगों ने झूठ बोला है। वन व्हीलिंग मैं नहीं कर रहा था, मैं अपने रास्ते से जा रहा था, ये लोग दूसरे के साथ क्या नाम है गाड़ी में मस्ती कर रहे थे। अल्लाह पाक ने मुझे टायर नीचे आने से बचाया है। फिर मैंने ओवरटेक किया, आगे से बंदा गाड़ी देने लगा, टॉर्चर करने, बोले तुम आगे आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वो बदतमीज़ी करने लगा। इसके बाद यही हुआ। तो गिरफ्तारी कैसे हुई आपका? तो वेपन जो है किस तरह हुआ बेचारा? मैं घर पे था, सिकोटिया ही बोले हैं 10 मिनट चलो मेंटेनेंस ऑफिस, मैंने बोला चलो सही है। फिर मेरा एक दूसरा भाई भी था, फिर हम लोग यहाँ पे आए, फिर SHO साहब खड़े हुए, तो उन्होंने बोला क्या हो हमारे साथ बैठो, बोलते भाई का। फिर पूछताछ की, यहाँ पे आके हमें अंदर किए, लोग किया, फिर आके पूछते बोले तुम्हारे भाई कहाँ, ये वो। फिर मेरे भाई को छोड़ दिया, अभी तक मेरे को बिठाया। फिर मुल्जिम हसनैन ने जहां झगड़े का मलबा जजलान और उसके दोस्तों पर डालने की कोशिश की, वहीं इस केस में गिरफ्तार हसनैन के बाप ने भी इस जुर्म से इनकार कर दिया कि कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल इसका है। भैया मैं कराची से 13 तारीख को गया था गांव में। मेरा नाम फैज़ मोहम्मद है। मैं कराची में नहीं था, 13 तारीख को गया था और ये वाक़या 24 तारीख को हुआ। मुझे रात को 12 साढ़े 12 बजे इस बच्चे का फ़ोन आया कि घर पे पुलिस आई है। जब मालूम किया कि क्या हुआ है, इनने कहा कि जैसे बच्चे ने आपको ये बात बताई, तो मैं बज़ाहिर ख़ुद कराची में नहीं था। मैं 26 तारीख को रात को 8 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। जब ताने आया हूँ बच्चों के पास, तो एक बच्चा चला गया था और ये बच्चा यहीं पे था। तो मुझे साहब ने कहा कि बच्चों को रिकवर करके दो। बच्चे तो मैंने देखे ही नहीं है कि किधर हैं कहाँ हैं, ना मुझे कुछ पता है। वेपन का इस्तेमाल आपका कैसे इस्तेमाल हुआ? वेपन साहब के बेटे का था, उन्हीं का था वेपन। मैं तो ख़ुद कराची में भी नहीं था। मैं 26 तारीख रात को 8 बजे आया हूँ। कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा किसका था, गोली किसने चलाई, पुलिस हिरासत में लिए गए इन बाप बेटे का बयान तो सुना आपने, लेकिन क्या कहती है पुलिस की तफ्तीश? हसनैन जो है वो एतराफ़ कर रहा है अपने जुर्म का कि मेरे भाइयों ने हमारे बाप का जो असला वाला लाइसेंस था 9mm पिस्तौल और एक 30 बोर पिस्तौल वो लेकर आए, उससे जो है उनको फायरिंग करके हलाक किया। वो तो जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं कि एक बेगुनाह बच्चे को कत्ल किया है और दूसरे को ज़ख्मी किया है, तो इनकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पुलिस ने इस केस के तीसरे मुल्जिम अंशाल को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या इन मुल्जिमान को निशाने इबरत बनाया जाएगा? क्या ऐसे इक़दाम किए जाएंगे कि फिर कोई जजलान किसी अमीर ज़ादे के गुरूर और तकब्बुर का निशाना न बने और फिर सड़कों पर ना करना पड़े एहतजाज? आप कोई अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से जाते हुए? मैंने ये अपील कर दी कि अल्लाह ताला हमें तो सब्र दे और इन लोगों को जो अब अरबाब इख्तियार हैं उनको चाहिए कि वो अब हमारे इस केस को ज़रा जल्द अज जल्द, क्योंकि देखें अभी उबाल आ रहा है, उसको ऐसा पेश करें कि लोगों के लिए मिसाल हो जाए और आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कि निहत्ते लोगों पे फायरिंग करें और इस तरह से जवान खून जो है वो सड़कों पे बहता फिरे। बिल्कुल सही। साबिर साहब आप क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? तकरीबन ऐसे ही मेरा ख्याल है कि सबसे पहले मैं ये कहूँगा, देखिए कि वालिदैन भी इसमें इस जुर्म में शरीक समझता हूँ कि क्या तरबियत की उन्होंने अपने बच्चों की? एक तरबियत, दूसरी उनकी इन हथियारों तक इन कैसे, यानी इन कातिल हथियारों, आप असले की बात करते हैं, इतना जदीद असला, इतना हलाकत खेज असले तक इनकी रसाई कैसे हुई? लेकिन बग़ैर वालिदैन के शिरकत के ऐसा हो नहीं सकता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बच्चा जाके इस तरह से हासिल कर ले उसको और इस तरह किसी को मार दे। तो मैं उनको भी कसूरवार समझता हूँ और पूरा उनको उन पर ज़िम्मेदारी आयद होती है। ऐसे वारदातें जहाँ भी होती हैं उनके वालिदैन की तरफ से ज़रूर नेगलिजेंसी है, कोताही है कि वो अपने बच्चों को
बच्चों की पहुंच वहां तक दे रहे हैं। मेरी कमर तोड़ दी अब, तब उसे पूरा कर दिया। यकीन करें, एक छोटा सा भी आप दरख्त पौधा उगाए तो उसकी आबियारी करें, उसको गर्म सर से बचाएं, और जब तनावर हो जाए तो उसको काट दे। कैसे जुल्म है ये जिस पर गुजरती है वही जानता है, ये वही जानता है। हमें तो तमाम उम्र का रोक दे दिया, तमाम उम्र का गम है। जज़लान की इस कहानी ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं और अभी हमने उन सवालात को आपके सामने रखा भी है कि एक तो तरबियत, वालिदैन की तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों के लिहाज से, स्पेशली आजकल के ज़माने में। अगर हमने अपने बच्चों को महफूज रखना है तो कलेक्टिवली हमें काम करना पड़ेगा। इज्तमाही तौर पे हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी कि जो बच्चे हैं वो किसी किस्म की तशद्दुद की तरफ माइल ना हो। जहाँ पर माइल हो रहे हों वहाँ एक तो बड़ों की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको डिस्करेज करें, उनको उसी वक्त रोकें, और अगर बड़े भाई हैं वो रोकें, ना कि उस तशद्दुद में उसको हवा दें या उसका हिस्सा बने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये कि वो एक सुलह पसंद बच्चा था और उसके दोस्त भी सुलह पसंद थे। जो कुछ उनके साथ हुआ वो किसी तौर ही डिज़र्व नहीं करते थे। अब सारा जो फ़ैसला है वो और जो सारी अब ज़िम्मेदारी है वो अरबाब इख्तियार पे आयद होती है कि वो इस केस को मिसाली केस बनाए, क्योंकि इस केस में ये तो है कि वो अपने अंजाम तक पहुँचे जो भी कातिल हैं और जो भी उसके सहूलतकार हैं, लेकिन साथ ही पब्लिकली भी ये अब हमें एक एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को कि इस तरह के मामलात में कोई हैंडल किस तरह से करना है और इस तरह से कैसे किया जाए, तरबियत कैसे की जाए इस पूरी कौम की, कि आइंदा ऐसे मसाइल ना हो और हम अपने बच्चों को महफूज रख सकें। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।